हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अप्रैल के हिंदू न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु हैड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 145 के क्लोज 3 के तहत किसी भी इस तरह के मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर किया जाता है। तो अभी ये जो मैटर है, ये इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर किया गया है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कर रहे हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को पदभार संभाला था 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। और अभी यहाँ पर ये इशू हो रहा है, 5 मेंबर की ये बेंच है। तो ये है कि भाई जब हमने सेक्शन 377 हटा लिया, जो सेम सेक्स के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पहले वो इलीगल था, अब उसको हटा दिया गया था और वो लीगलाइज हो गया था। तो अब ये है कि जो सेम सेक्स है वो शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर बेंच सेटअप हुई है। 5 मेंबर की बेंच है जिसको हेड किया है DY चंद्रचूड़ ने, और अभी तक ये किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आ रही है, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो कुछ तर्क ये दिए गए हैं कि अगर सेम सेक्स के शादी करते हैं तो उनको स्पेशल मैरिज की कैटेगरी में डाल दो। तो स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर दो विभिन्न धर्म के व्यक्ति, दो युगल अगर शादी करते हैं तो वो आपका सेम सेक्स मैरिज की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, जिसे बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो सेम सेक्स मैरिज एक्ट को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत डाला जाना चाहिए। अभी इस पे विचार हो रहा है, देखते हैं आगे क्या आता है। नेक्स्ट है आपका, अभी आपको पता होगा कि एक गिनीज रिकॉर्ड बन गया है जहां पर करीब 11,000 व्यक्तियों ने बिहू डांस को परफॉर्म किया और करीब आपका 1,000 व्यक्तियों ने ढोल बजाया, जो एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लेकिन अब इस पे जो यहाँ की बिहू को लेकर यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने केस कर दिया है कि इस केस में क्या किया गया है हमें, ठीक है, अनसिविलाइज तरीके से शो किया गया है और ये हमारी इंसल्ट है। तो इस वजह से थोड़ा सा चर्चाओं में था। आपने जो याद रखना है कि किसको गिनीज रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो भाई डांस परफॉर्मेंस को और थम्बिंग ऑफ ढोल को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दलाई लामा व्हेन ही लैंडेड इन 1959। 1952 से चाइना ने तिब्बत पे अटैक करना शुरू कर दिया था। अपना ऑटोनोमस रीजन बताता है चीन, तिब्बत को ये कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो इस हार्स को देखते हुए दलाई लामा वहां से भारत आ गए। कब? 1959 में। और शिमला में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, शिमला में वो रहते हैं, धर्मशाला के पास। तो यहाँ पर क्या है कि दलाई लामा सबसे पहले 1959 में किस जगह पर आए थे? तो शुरुआत में उनकी जो पहली लैंडिंग हुई थी वो जेमिंग तांग में हुई थी। ठीक है, जहां पर अगला क्वेश्चन मैंने इसी से जोड़ा है कि इस साल की बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हो रही है? तो इस साल की बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है जेमिंग तांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो देखो, अगर हमें किसी का करंट अफेयर्स पता है तो स्टैटिक चीजें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो करंट अफेयर्स ये है कि हमारे जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 73rd ये कहता था ग्राम पंचायत स्टैब्लिश कराई जाएगी। 74th ये कहता था अर्बन लोकल बॉडी बनाई जाएगी, शहरों में भी पंचायत जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। अब यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ पर 1/3 सीट
पंचायत में, ग्रामीण पंचायत में और शहरी पंचायत में 1/3 सीट रिजर्व रहती है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 370 है, 71 है। 370 तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था, और 371 के अंदर आपके 6 राज्य ऐसे हैं, 6-7 राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। तो उसमें एक आर्टिकल आता है आपका 371, 370A। 370A में दर्जा मिला हुआ है नागालैंड को, कि जो नागालैंड है वो एक स्पेशल राज्य की तरह ट्रीट होगा और वहां वो अपने कानून चलाएगा। अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक नागालैंड में 2 बार ही अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए, एक 2004 में और अब नोटिफिकेशन अब आया है। तो उस नोटिफिकेशन में एक आ गया है कि 33% सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए महिलाओं के लिए। लेकिन नागालैंड वाले ये बोल रहे हैं कि ये वोलेशन है आर्टिकल 371A का, जो ये कहता है कि नागालैंड अपने हिसाब से अपने कानून चला सकता है, अपनी कल्चर के हिसाब से। और ये कहते हैं कि भाई हमारी कल्चर में जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं रिप्रेजेंट नहीं करती है, पब्लिक प्लेस में रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो यहां पर इशू बना हुआ है। तो मैंने पूरा करंट अफेयर्स आपको बता दिया है। अब स्टैटिक पोर्शन जो आपका एग्जाम में आ सकता है, नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है। आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है? नागालैंड को स्पेशल दर्जा देने को लेकर है। आर्टिकल 243 का टी पार्ट, आर्टिकल 243 में डील करता है भारत में ग्रामीण पंचायत से और शहरी पंचायत से। इसमें ए से लेकर ओ तक के पार्ट ग्रामीण पंचायत की बात करते हैं, और पी से लेकर जेड तक के पार्ट शहरी पंचायत की बात करते हैं। तो इसका जो आर्टिकल 243 का क्लोज टी है, वो ये कहता है कि 33% सीट्स रिजर्व होगी लोकल बॉडी में, किसके लिए? महिलाओं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यमन में क्या इशू है? यमन में इशू चला हुआ है कि यहाँ की जो मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री के जो हेड और जो डिप्टी हेड है उनके बीच में आपसी संघर्ष चला हुआ है। तो वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? तो यमन की कैपिटल है सना। ठीक है, सना इज द कैपिटल ऑफ यमन। नेक्स्ट है विच मॉन्यूमेंट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन 1983? 1983 में, ठीक है, यूनेस्को की एक लिस्ट बनाई गई थी 1983 में। और इसमें क्या किया गया था? भारत से 3 मॉन्यूमेंट को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये 3 मूवमेंट कौन कौन से थी? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट। अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड आगरा फोर्ट। ठीक है, 3 ये आपकी मॉन्यूमेंट है जो कि क्या करी गई थी? यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी। अब यमन से जुड़ा हुआ था अरब स्प्रिंग। तो अरब क्या था? अरब कंट्रीज में जनरली मोनार्की होती है। तो अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी को लाने को लेकर, ठीक है, डेमोक्रेसी को लाने को लेकर जो कुछ चीजें की गई थी उसे अरब स्प्रिंग कहते हैं। तो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी टूनिशिया में, टूनिशिया से शुरू हुई थी 2000 के आसपास। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेटाइजेशन इन अरब कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट? देखो रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो 1920 में बनी थी। ये बेसिकली रिफ्यूजी, ठीक है, ये बेसिकली रिफ्यूजी को लेकर काम करती है, जो शरणार्थी होते हैं, ठीक है, जो दूसरे देश से युद्ध के कारण, किसी आपदा के कारण, ठीक है, अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें रिफ्यूजी कहते हैं। और रिफ्यूजी की मदद करने को लेकर एक सोसाइटी बनी थी जिसे रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं। ये 8 मई 1920 को स्टैब्लिश हुई थी। 8 मई 1920 को ये स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट मनरेगा? अगर हम मनरेगा की बात करें तो 2005 में इसका कानून आया था। 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2009 में इसमें महात्मा वर्ड जोड़ दिया गया था। इसमें आपको 100 दिन का गारंटीड काम मिलता है। अगर सरकार आपको 100 दिन के अंदर वो काम नहीं दिला पाई तो सरकार आपको कंपनसेशन देगी।
अब इसमें क्या है, इसमें पहले चॉइस होती थी, आपको कोई भी पेमेंट मिल रहा है, आप उसको अकाउंट में ले लो या आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के आधार पे कर लो, ठीक है। तो अब क्या किया है, इसमें कंपल्सन कर दिया गया है आधार बेस्ड पेमेंट को लेकर। लेकिन अब इसकी डेट पहले आपकी 30 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। 30 जून के बाद मनरेगा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन होगा वो सिर्फ उनके आधार बेस्ड अकाउंट में ही आएगा। नेक्स्ट है वेयर इज माउंट अन्नपूर्णा। तो माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है आपकी, नेपाल में है। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यहां से उठाया मैंने, पुष्पा कुमार दहल प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, और ये नेपाल ऐसा पहला कंट्री है जो भारत के यूपीआई को जिसने अलाउड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड एप्पल ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर। एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर खोल लिया है, कहां पर, एट जियो सेंटर बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। तो अगर सिटी पूछे मुंबई, जगह पूछे जियो सेंटर, कहाँ का, बंद्रा कुर्ला का, ठीक है। तो एप्पल ने अपना सेंटर कहाँ खोला है, मुंबई में खोला है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम अगले दिन की करंट अफेयर्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय।